बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 14 जिसका की नाम है खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह एक निबंध है और इस निबंध को लिखने वाले हमारे निबंधकार हैं प्रयाग शुक्ल जी। बच्चों, इन्होंने यह बहुत ही रोचक निबंध आप लोगों के लिए लिखा है जिसे कि आप पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बच्चों, यह पाठ खाद्य पदार्थों से संबंधित है, खान पान से संबंधित है। इस पाठ में हमें विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। बच्चों, आप मुझे बताइए कि जब कभी आपकी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तब आप नाना नानी के घर तो जाते ही होंगे, लेकिन कभी कभी आप अपने माता पिताजी के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाते होंगे। तब आपको आपके घर जैसा खाना तो नहीं मिलता होगा, आपको बाहर खाना खाना होता होगा और उस बाहर के खाने में आपको बहुत तरीके के खाद्य पदार्थ मिलते होंगे और उनको आप बड़े चाव से खाते होंगे। किसी किसी का स्वाद आपको बहुत अच्छा लगता होगा, किसी किसी का आपको बहुत अजीब सा स्वाद लगता होगा। तो बच्चों, यही खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ में आपको बताई गई है कि आज का जो समय है वह एक ऐसा समय है कि जहाँ पर आप कहीं भी घूमने जाते हैं या कहीं भी किसी राज्य में जाते हैं तो आपको आपके यहाँ मिलने वाली सारी की सारी खाद्य पदार्थ वहाँ भी उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन उनका स्वाद है वो थोड़ा अलग हो सकता है, गुणवत्ता थोड़ी सी कम हो सकती है। बच्चों, यह इस पाठ में खान पान की मिश्रित संस्कृति के बारे में ही बताया गया है। बच्चों, यह पाठ मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का एक छोटा सा परिचय देती हूं। आइए चलते हैं पाठ के परिचय की तरफ। खान पान की बदलती तस्वीर निबंध है जो कि प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा रचित है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव व आधुनिकता के दौर में खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण खान पान में आए बदलाव को बताया गया है। हाँ बच्चों, आज जो आधुनिकता का दौर है जिसके के कारण हमारी संस्कृति बहुत ही मिश्रित हो गई है, हमें फास्ट फूड का चलन भी देखने को मिला है। इसके कारण हमारे खान पान में बहुत अधिक बदलाव आ गए हैं। इस पाठ में इस बदलाव को दर्शाया गया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पाठ। देखते हैं पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। बदलाव यानी कि परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है देखते हैं। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। बच्चों, ये जो इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम ये दक्षिण भारत के व्यंजन हैं और ये व्यंजन अब दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। हाँ बच्चों, ये जो दक्षिण भारत के जो व्यंजन हैं ये सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं मिलते हैं, ये पूरे देश में हमें देखने को मिलते हैं और उत्तर भारत के तो हर शहर में उपलब्ध है। और उत्तर भारत की एक संस्कृति है ढाबा संस्कृति जो कि पूरे देश में मिलती है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। यानी कि अगर आप कहीं भी रहते हैं तो ये जो ढाबा संस्कृति है, ढाबा संस्कृति में क्या होता है, रोटी, साग, दाल, चावल, कढ़ी, मौसमी सब्जियां ये सारी की सारी आती हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगी। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ये सारे के सारे व्यंजन आसानी से मिल जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ लोगों तक ही सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। हाँ बच्चों, अब ये जो फास्ट फूड है इनका चलन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर बड़े शहर में आपको यह बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। पहले बर्गर और नूडल्स जैसी चीज़ों को हर कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इनका चलन इतना अधिक हो गया है कि हर व्यक्ति इनके बारे में जानता है और उन्होंने खाया भी है। बच्चों, यह बर्गर है और यह चाइनीज़ नूडल्स हैं। देखते हैं आगे।
2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। हाँ बच्चों, आजकल बाजार में ऐसे नूडल्स भी आते हैं जो कि 2 मिनट में बन जाते हैं, जिन्हें कि हम 2 मिनट्स नूडल्स के नाम से जानते हैं। आपने मैगी का नाम तो सुना ही होगा बच्चों, ये मैगी ही 2 मिनट्स नूडल्स है जो कि पैकेट बंद है, थैली में आती है, जो कि 2 मिनट में बन जाती है और इन नाम से बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगती होगी। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। हाँ बच्चों, पहले का जब एक समय था जब हम घर पर ही आलू की चिप्स बनाया करते थे, लेकिन आज का जो समय है इसमें हमें आलू के चिप्स भी हमें पैकेट में मिलते हैं और यह हर घर में हमें देखने को मिल जाते हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बच्चों, ये गुजराती व्यंजन है ढोकला और गाठिया। ये गाठिया है और ये ढोकला है जो कि हमारे देश के कई हिस्सों में स्वाद ले लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। हाँ बच्चों, कई शहरों में हमें बंगाली मिठाइयाँ भी देखने को मिलती हैं। बंगाली मिठाइयाँ जो कि रस भरी होती हैं और छेने से बनती है, रसगुल्ले वगैरह, ये हमें हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं और हम बहुत ही चाव लेकर इन्हें खाते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि हमारा जो मध्यम वर्गीय जीवन है उसमें हमें तरह तरह के भोज्य पदार्थ खाने को मिलते हैं, यानी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन यानी कि जैसे कि अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों के घरों में सेकी तली जा रही है। हाँ बच्चों, जब हमारे भारत में अंग्रेज आए थे तो वो अपने साथ ब्रेड लेकर आए थे, जो कि उस समय महलों तक ही, साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी। लेकिन आज जो ये ब्रेड है यह हमें हमारे देश के प्रत्येक घर में देखने को मिल जाती है और सुबह सुबह लोग बाग नाश्ते के रूप में इस ब्रेड को सेककर या तलकर खाते हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। हाँ बच्चों, इसका असर हमारी नई पीढ़ी पर पड़ा है, जो कि स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है और उन्हें वह अच्छे भी नहीं लगते हैं। जो स्थानीय व्यंजन हम घर में बनाते हैं उनमें उन्हें इतना रुचि और इतना स्वाद नहीं आता है जितना कि ये जो नए व्यंजन हैं जिन्हें कि हम फास्ट फूड के नाम से जानते हैं, उन्हें वे बहुत ही रुचि और स्वाद पूर्वक खाते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित हो गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया छोटी हुई है। हाँ बच्चों, बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे आज हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनकी जगह बढ़ गई है। लेकिन अन्य कई स्थानीय व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें कि हम भूलते जा रहे हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है, यानी कि अंतर आ गया है। हाँ बच्चों, यह सही भी है। कई लोग यही कहते हैं कि किसी ज़माने में मथुरा के पेड़े बहुत अधिक प्रसिद्ध थे और आगरा के पेठे और नमकीन भी बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, लेकिन आज जब बात की जाती है तो हम पाते हैं कि जितना स्वाद इनमें पहले था उतना नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि बच्चों इनकी गुणवत्ता में कमी आ गई है। ये जिस तरह से पहले बना करते थे, जिस सामान का प्रयोग पहले हुआ करते थे, उन सामानों का प्रयोग
अब नहीं हो रहा है, जिससे कि इनके स्वाद और गुणवत्ता में कमी आ गई है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है, यानी कि बहुत ही कठिन है। बच्चों, हमारे देश में पहले जब खान पान हुआ करता था वो ऋतुओं के अनुसार हुआ करता था। जिस ऋतु में जो चीज़ बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती थी उसके व्यंजन बना करते थे। उन व्यंजनों को बनाने में बहुत अधिक समय लगता था, बहुत अधिक मेहनत लगती थी। लेकिन आज हमारे देश की महिलाओं के पास इतनी फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे गृहिणियां कामकाजी हो गई हैं। कामकाजी होने के कारण उन्हें इतनी मेहनत करने का समय नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, खरबूजे के जो बीज थे पहले उन्हें सुखाया जाता था, छीला जाता था और खरबूजे के बीज से बहुत ही प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। लेकिन अब हमारी गृहिणियाँ इतनी अधिक व्यस्त हैं कि उन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो इतना समय इसमें दे सकें और इनसे बनने वाले खाद्य पदार्थ या व्यंजन बना सके। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। हाँ बच्चों, यह सही भी है कि अब हम जो व्यंजन बनाते हैं वह वो व्यंजन बनाते हैं जिन्हें कि हम बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही आसानी से कम समय में बना लेते हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। जटिल प्रक्रिया यानी जिनको बनाने में बहुत कठिनाई हो, बहुत सारे चरण हो, उन चीज़ों को तो हम किसी अवसर विशेष पर ही बनाते हैं जब हमारे पास बहुत अधिक समय होता है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक सी लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना नींबू के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। हाँ बच्चों, सही भी है, जब हम व्यंजन बनाते हैं, व्यंजन बनाने में बहुत अधिक समय भी लगता है, लेकिन उसमें हम कुछ चीज़ें डालते हैं जो कि बेहद ज़रूरी होती है। जैसे कि हम खीर बनाते हैं, खीर अगर हम बिना मेवों की बनाते हैं तो उस खीर में इतना स्वाद नहीं आता जितना कि मेवों वाली खीर में आता है। तो बच्चों, इसलिए अब हम उन व्यंजन को बनाने से पहले भी बहुत बार सोचते हैं, क्योंकि आज के समय महंगाई भी बहुत अधिक बढ़ गई है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। हाँ बच्चों, ये जो हमें मिश्रित संस्कृति देखने को मिली है, इसकी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ सकारात्मक पक्ष हैं। देखते हैं क्या है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह एक सच्चाई भी है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस यानी मूल रूप या शुद्ध रूप में, जैसे कि वो पहले बना करते थे, उस रूप में उपलब्ध हमें नहीं होते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ों किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। बच्चों, आज़ादी के बाद जो समय आया है वह उद्योग धंधे और नौकरियों में बदलाव का आया है, जिनमें हमें तबादलों का एक दौर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें तरह तरह के राज्यों के पकवानों के बारे में जानने का मौका मिलता है। जो एक मध्यम वर्गीय शहर है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके जब टिफ़िन खोले जाते हैं दोपहर में, चूँकि वहाँ के जो बच्चे हैं बड़े शहरों के वो अलग अलग राज्यों से होते हैं, क्योंकि सब नौकरी या आजीविका के लिए ही शहर आते हैं, तो जब उनके दोपहर में टिफ़िन खोले जाते हैं तो उनके टिफ़िन से अपने अपने राज्य की महक आती है, खुशबू आती है, अपने क्षेत्र विशेष में अलग तरीके से बनने वाले व्यंजनों की खुशबू देखने को मिलती है।
हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं और इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तब अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें कि एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। हाँ बच्चों, जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे उन्हें अब हमें नए रूप में लाने की ज़रूरत है, नए रूप में लाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, ताकि लोग उसमें रुचि भी लें और लोगों को एक नया स्वाद भी मिले जिसे कि वो भूल चुके हैं, भूल रहे हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों और बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पुड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है, क्योंकि अब लोगों को इनके खाने में रुचि नहीं रह गई है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ों गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाश जाता है। यह भी कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो कि स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हाँ बच्चों, अब हम ऐसा करने लगे हैं, यानी पहले जो हमें कचौरी, समोसे, जलेबियाँ जो कि हम बहुत ही स्वाद और रुचिपूर्वक खाया करते थे, अब हम उन्हें नहीं खाते हैं। उनके लिए हम एक विशेष दुकान देखते हैं, जैसे कि शंकर के समोसे, सम्राट की कचौरी। हमें कचौरी समोसे खाने होते हैं तो हम एक विशेष दुकान पर जाते हैं, हर जगह नहीं खा लेते, जबकि पहले हर गली मोहल्ले में ये दुकानें हुआ करती थी। अब हम पश्चिमी सभ्यता के इतने अधिक प्रभाव में आ गए हैं कि हम उन चीज़ों को भी अपना रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, जैसे कि पिज़्ज़ा मैदा से बना हुआ होता है जिसे कि पचाने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन हम उन्हें खाने में विशेष रुचि लेते हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। हाँ बच्चों, यह एकदम सही बात भी है। इस खान पान की संस्कृति के मिश्रित हो जाने से हमें जो चीज़ों का असली स्वाद है वह नहीं मिल पा रहा है। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता रहता है। बच्चों, जब आप कभी विवाह के निमंत्रण पर जाते होंगे या किसी प्रीति भोज या पार्टी में जाते होंगे तो वहां जाकर देखते होंगे कि खाने की चीजें एक साथ रख दी जाती हैं जो कि बहुत सारी होती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रख देने पर क्या होता है, उनका स्वाद गड्ढमड्ढ हो जाता है, एक जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम हमारी प्लेट में सारा खाना एक साथ परोस लेते हैं। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ों चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हाँ बच्चों, यह सही भी है। खान पान की यह जो मिश्रित संस्कृति है वह हमें बहुत विविधतापूर्ण व्यंजन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम अपनी प्लेट में कई तरह के, कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। यह सही भी है। हम क्या करते हैं, हमारी प्लेट में बहुत सारा खाना एक साथ रख लेते हैं। जब हम बहुत सारा खाना एक साथ रख लेते हैं तो बच्चों वो मिक्स हो जाता है। वह मिक्स हो जाता है तो हमें सब चीज़ों का स्वाद एक जैसा लगता है, यानी कि हमें किसी भी चीज़ का वास्तविक स्वाद नहीं मिल पाता है।
और बिल्कुल विपरीत वाले प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। और कई बार तो हम क्या करते हैं कि जो विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन हैं उन्हें भी एक साथ परोस लेते हैं और खा लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि गर्म और ठंडा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अब खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और विपरीत प्रकृति वाले व्यंजनों को एक साथ खा लेते हैं, जिसका कि नुकसान हमारे शरीर को उठाना पड़ता है, हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। हाँ बच्चों, ये जो खान पान की मिश्रित संस्कृति बनी है, विविध संस्कृति बनी है, जिसमें कि हमें बहुत तरीके के बहुत सारे प्रकार के खाद्य व्यंजन उपलब्ध हो रहे हैं, उन सारे के सारे व्यंजनों को हमें तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। यानी उनके गुण दोष का पता लगाना हमें जरूरी है कि कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है, कौन सी चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है और कौन सी चीज़ हमें कब और किस मात्रा में खानी है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर निबंध को पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि हमारे यहाँ खान पान की किस तरह की मिश्रित संस्कृति आ रही है, जिसमें हमें बहुत सारे प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, लेकिन हम उन व्यंजनों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जो उनका स्वाद है, वास्तविक स्वाद है, वह नहीं ले पा रहे हैं। तो बच्चों, आज के समय में हमको ज़रूरत है उन चीज़ों को चुनने की, उन चीज़ों को अलग तरीके से चुनने की, ताकि हम विपरीत प्रकृति वाले भोजन को एक साथ ना खाएं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचे। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।